Hello everyone, welcome to my channel Commerce Center. So today's topic is management process and its functions. So let's begin with the video. देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस एक सिस्टमैटिक वे है, एक प्लान्ड वे है किसी भी काम को करने का। ये बेसिकली कंसर्न करता है, रिलेट करता है विद द कन्वर्जन ऑफ इनपुट्स इनटू द आउटपुट। तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट भी एक डिस्टिंक्ट प्रोसेस है, एक यूनिक प्रोसेस है। और प्रोसेस कैसा है? ऑनगोइंग प्रोसेस है। दैट मीन्स एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो कि ये भी सेम वही करता है, कन्वर्जन ऑफ इनपुट और आउटपुट से रिलेट करता है। तो यहाँ पर इनपुट क्या है? ह्यूमन रिसोर्सेज या फिर इकोनॉमिक रिसोर्सेज, और आउटपुट क्या है? डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव, दैट इज आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब मैनेजमेंट के अंदर ये चीज कैसे होती है? दैट मीन्स कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ मैनेजरियल फंक्शंस होता है। और मैनेजरियल फंक्शंस कौन कौन से हैं? लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। सो मैनेजमेंट क्या हुआ? सीधा सीधा सा एक ऐसा डिस्टिंक्ट कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस जो कि कंसर्न करता है इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए, और वो इनपुट से आउटपुट में कन्वर्जन कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ मैनेजरियल फंक्शंस। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा कि जो मैनेजमेंट है वो एक वन टाइम एक्ट नहीं है, बल्कि वो एक ऑनगोइंग सीरीज है इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज की। और सम टोटल इन एक्टिविटीज का क्या कहलाता है? उसको हम क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट प्रोसेस। क्लियर? ओके, नाउ फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस। तो फर्स्ट फीचर क्या है मैनेजमेंट प्रोसेस का? सोशल प्रोसेस। नो डाउट जो मैनेजमेंट प्रोसेस है वो एक सोशल प्रोसेस है, टू सेंसेस के अंदर। फर्स्ट तो देखिए, जो मैनेजमेंट है वो डील करता है विद पीपल, है ना। उसमें क्या है कि वो ह्यूमन रिसोर्सेज के एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करता है, डायरेक्ट करता है, चैनलाइज करता है, सो दैट एक डिजायर्ड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके। प्लस मैनेजमेंट का एक सोशल ऑब्लिगेशन रहता है कि उसको जो स्केर्स रिसोर्सेज है उसको ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करना रहता है, ताकि सोसाइटी या कम्युनिटी एज अ होल बेनिफिट हो सके। तो इस सेंस में मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है? एक सोशल प्रोसेस है। नेक्स्ट आता है कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। जो प्रोसेस है ना मैनेजमेंट का, वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। ये हमने प्रीवियस स्लाइड में भी पढ़ा कि जो मैनेजमेंट है वो एक वन टाइम एक्ट नहीं है, वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए मैनेजर ने अभी प्लानिंग किया, फिर प्लानिंग किया, ऑर्गेनाइजिंग किया, या फिर अदर फंक्शंस परफॉर्म किए मैनेजमेंट के, और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया एंड दैट्स इट। ऐसा नहीं है। ये जो साइकिल है मैनेजरियल फंक्शंस की, वो रिपीटेड होती रहती है ओवर द टाइम। सो मैनेजमेंट क्या है? एक वन टाइम एक्ट नहीं है, इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। नेक्स्ट देखिए कंपोजिट। देखिए कंपोजिट, यस, जो मैनेजरियल फंक्शंस है ना वो कंपोजिट होते हैं, वो बेसिकली इंटीग्रेटेड होते हैं। देखिए इसमें सबसे पहली बात आती है सीक्वेंस से रिलेटेड, कि ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलरली स्ट्रिक्ट सीक्वेंस फॉलो करना पड़ता है कि हाँ जी पहले प्लानिंग ही की जाएगी, फिर ऑर्गेनाइजिंग की जाएगी, फिर स्टाफिंग की जाएगी। नहीं, ऐसा कोई भी स्ट्रिक्टली प्रोसेस को फॉलो नहीं किया जाता है। प्लस मान लीजिए, चलो ऐसा हो सकता है कि जो न्यूली एस्टैब्लिश्ड बिजनेसेस हैं उसके अंदर इस तरीके से स्ट्रिक्टली थोड़ा फॉलो किया जाए इनिशियली, कि चलो पहले प्लानिंग होगी, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग और फिर कंट्रोलिंग। बट जो गोइंग कंसर्न बिजनेस होते हैं ना, उनमें ऐसा कोई भी स्ट्रिक्ट प्रोसीजर, स्ट्रिक्ट सीक्वेंस फॉलो नहीं किया जाता कि हाँ जी इस तरीके से फंक्शंस परफॉर्म होंगे। और सेकेंडली, जो फंक्शंस ऐसे नहीं कि एक फंक्शन खत्म होगा तभी दूसरा फंक्शन स्टार्ट होगा, नहीं, साइमल्टेनियसली भी जो फंक्शंस हैं वो चल सकते हैं। तो कंपोजिट मैनेजमेंट प्रोसेस किस सेंस में है? दो सेंसेस में। सबसे पहले हम सीक्वेंस की बात करेंगे, और साथ में हम बात करेंगे कि साइमल्टेनियसली भी फंक्शंस जो है वो चल सकते हैं। इसके बाद जो बात आती है वो आती है इटरेटिव। जो मैनेजमेंट प्रोसेस है वो इटरेटिव है। इटरेटिव किस सेंस में? कि फंक्शंस आर कंटेन्ड विद इन ईच अदर, कि एक फंक्शन
या फिर जो फंक्शंस है वो एक दूसरे के अंदर कंटेन करते हैं, या फिर एक पर्टिकुलर जो फंक्शंस रहते हैं वो सब फंक्शंस होते हैं एक दूसरे के। क्लियर? लाइक जो ऑर्गेनाइजिंग है, इट मे रिक्वायर प्लानिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग अंडर इट। ठीक है, तो जो मेन फंक्शंस रहेंगे, जो पर्टिकुलर फंक्शंस है वो अपने अंडर सब फंक्शंस को इंक्लूड करते हैं, दैट इज इटरेटिव। लास्ट वन इज यूनिवर्सल प्रोसेस। जो मैनेजमेंट है उसका एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। जो मैनेजमेंट प्रोसेस है बेसिकली वो एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। कैसे? ये जो मैनेजरियल फंक्शंस है ना, वो हर एक मैनेजर इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पोजीशन, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रैंक वो परफॉर्म करते हैं। सेकेंडली, चाहे स्मॉल बिजनेस है चाहे लार्ज बिजनेस है, उसमें मैनेजर्स उनको परफॉर्म करते हैं, या फिर किसी भी तरह का बिजनेस है, नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसी भी तरह की है, वहाँ पर मैनेजमेंट जो मैनेजरियल जो फंक्शंस है वो परफॉर्म होते हैं। एंड इवन इन द नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, वहाँ पर भी जो मैनेजरियल फंक्शंस है वो परफॉर्म किए जाते हैं। तो इस सेंस के अंदर जो मैनेजमेंट प्रोसेस है या जो मैनेजरियल फंक्शंस है वो यूनिवर्सल इन कैरेक्टर होते हैं। आई थिंक ये क्लियर होगा, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस। नाउ द टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ मैनेजमेंट फंक्शंस। देखिए, ये वाला जो टॉपिक है ना, ये एनटीए नेट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से सुनिए। डिफरेंट ऑथर्स ने डिफरेंट मैनेजरियल फंक्शंस दिए हैं अपने अपने अकॉर्डिंग, और उनमें से जो हेनरी फ्योल है वो फर्स्ट थे जिन्होंने डिफाइन किए स्पेसिफिक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। सो ही वाज द वन जिन्होंने ही वाज द फर्स्ट जिन्होंने डिफाइन किए कि हाँ ये है स्पेसिफिक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो उनके वर्ड्स में मैनेजमेंट क्या थी? टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। तो उनके अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट ये है। तो इनकी डेफिनेशन से ही मैनेजरियल जो फंक्शंस है वो डिराइव कर सकते हैं हम। देखिए, फर्स्ट, टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड प्लान, तो फर्स्ट आ गया फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग। टू ऑर्गेनाइज, तो फोर्थ है ऑर्गेनाइजिंग। टू कमांड, सेकंड कमांडिंग। टू कोऑर्डिनेट, फिफ्थ कोऑर्डिनेशन। एंड टू कंट्रोल, थर्ड कंट्रोल। तो इन्होंने जो डेफिनेशन दी है मैनेजमेंट की, वहीं से ही इनके स्पेसिफिक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जो है वो डिराइव हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, ल्यूथर ग्यूलिक यूज्ड द वर्ड पोस्ट कोप टू डिस्क्राइब द वेरियस फंक्शंस। द इनिशियल डिस्क्राइब्स द फॉलोइंग फंक्शंस। ये जो ल्यूथर ग्यूलिक है, इन्होंने पोस्ट कोप वर्ड को यूज किया है वेरियस फंक्शन को डिस्क्राइब करने में, वेरियस मैनेजमेंट फंक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए। अब देखते हैं कि जो पोस्ट कोप है उसके इनिशियल से किस तरीके से मैनेजरियल फंक्शंस डिराइव हुए हैं। पी से प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजिंग, एस से स्टाफिंग, डी से डायरेक्टिंग, सी ओ से कंट्रोलिंग, आर से रिपोर्टिंग एंड बी से बजटिंग। तो ल्यूथर ग्यूलिक के अकॉर्डिंग पोस्ट कोप से ये मैनेजरियल फंक्शंस जो है ये डिराइव हुए हैं। Now comes to Kunz and O'Donnell have adopted the following functions: planning, organizing, staffing, directing and controlling। तो ये इनको देखकर आपको पता लग रहा हो कि जो अभी वाइडली एक्सेप्टेड जो मैनेजरियल फंक्शंस है वो यही 5 है। तो इनको किसने दिया था? कुंस एंड ओडोनल ने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है कि कुंस एंड ओडोनल ने ये 5 फंक्शंस जो वाइडली एक्सेप्टेड फंक्शंस हैं उनको इन्होंने ही दिया था, इन्होंने अडॉप्ट किए थे ये फंक्शंस। अब जो अर्नेस्ट डेल है उन्होंने इंक्लूड किया इनोवेशन एंड रिप्रेजेंटेशन इन द अर्लियर मेंशन्ड फंक्शंस। तो जो अर्लियर ये जो 5 फंक्शंस हैं इनमें 2 और फंक्शंस ऐड कर दिए थे, किसने? अर्नेस्ट डेल ने। और वो कौन से हैं? इनोवेशन एंड रिप्रेजेंटेशन। इसके बाद जो जी.आर. टेरी है उन्होंने क्लासिफाई किए मैनेजरियल फंक्शंस, और वो कौन से हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग एंड कंट्रोलिंग। क्लियर? तो अभी हमने पढ़े डिफरेंट ऑथर्स ने कौन कौन से अपने स्पेसिफिक मैनेजरियल फंक्शंस जो हैं वो दिए हैं। अब हम जो कुंस एंड ओडोनल ने जो 5 मैनेजरियल फंक्शंस दिए थे उनको ब्रीफली एक एक करके डिस्कस करेंगे। डिटेल्ड वीडियो इनका बाद में आएगा, अभी हम इनको ब्रीफली डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्लानिंग। प्लानिंग के बारे में बेसिकली एक सेइंग है, इफ यू फेल टू प्लान
यू प्लान टू फेल। अगर आप प्लान करने में फेल हो गए हैं तो आपने प्लान कर लिया है फेल होने के लिए बेसिकली। तो जो प्लानिंग है वो एक बेसिक मैनेजरियल फंक्शन है जो बेसिकली क्या करता है, जो भी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनकी सेटिंग में हेल्प करता है और वेरियस एक्टिविटीज जिसके थ्रू वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव हो सकते हैं उनको डिसाइड करने में हेल्प करता है। ये बेसिकली एक ऐसा डिसीजन है जो कि एडवांस में लिया जाता है कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और कौन उस एक पर्टिकुलर टास्क को करेगा। व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू एंड व्हाट विल हु विल डू अ पर्टिकुलर टास्क। ये बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप सोचते हो करने से पहले, मतलब थिंकिंग बिफोर डूइंग। ये कंसर्न करता है बेसिकली मेंटल स्टेट ऑफ मैनेजर से, जहां पर मैनेजर पहले सोचता है किसी भी काम को करने से पहले। ठीक है, तो सबसे पहले एक थॉट प्रोसेस चलता है और उसके बाद बेसिकली वो काम एग्जीक्यूट किया जाता है। तो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं प्लानिंग क्या है, वो ब्रिज करती है एक गैप बिटवीन वेयर वी आर टुडे एंड वेयर वी वांट टू गो। दैट मीन्स प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच में एक गैप जो है उसको ब्रिज करती है, वो होती है प्लानिंग। सेकेंड मैनेजरियल जो फंक्शन है वो है ऑर्गेनाइजिंग। अब जब आप डिसाइड कर चुके हैं अबाउट द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो अब आता है सेकेंड फंक्शन ऑर्गेनाइजिंग। इसमें बेसिकली क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो क्रिएट किया जाता है। ये बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जो डिटरमाइन करता है क्या एक्टिविटीज कंडक्ट की जाएंगी, किस तरीके से जो एक्टिविटीज है ग्रुप होंगी, कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी जो है वो डेलीगेट की जाएगी और कौन किसको रिपोर्ट करेगा। तो ये जो चार बातें हैं ना, ये मैं आपको ऑर्गेनाइजिंग की जो प्रोसेस है उसके थ्रू समझाती हूँ। देखिए, फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन और डिवीजन ऑफ वर्क। इसमें क्या होता है बेसिकली, जो टोटल वर्क है ना वो डिवाइडेड होता है वेरियस एक्टिविटीज में। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, लाइक एक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसकी वेरियस एक्टिविटीज क्या हो सकती हैं, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ manufactured parts, stocking of goods, research, sales, advertisement, financial arrangement, etc. Then comes to departmentalization. अब क्या है, आपकी डिवीजन हो चुकी है वेरियस एक्टिविटीज की। अब जो एक्टिविटीज सिमिलर नेचर की है उनको ग्रुप किया जाता है और उनको असाइन कर दिया जाता है एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। दैट मीन्स ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज बेसिकली यहाँ पे होती हैं। अब इसका आप एग्जाम्पल कैसे ले सकते हैं, मान लीजिए परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है एक एक्टिविटी और एक एक्टिविटी है परचेज ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट। तो ये दोनों जो एक्टिविटीज हैं ये सिमिलर नेचर की है, तो इसको हमने एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट दे दिया है, असाइन कर दिया है, दैट इज परचेज डिपार्टमेंट। यहाँ पे एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं, लाइक एडवर्टाइजमेंट है एंड सेल्स है, तो उनको असाइन कर दिया गया है मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो इस तरीके से जो सिमिलर नेचर की एक्टिविटीज है उनको असाइन कर दिया जाता है टू अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। थर्ड आता है असाइनमेंट ऑफ एक्टिविटीज। असाइनमेंट ऑफ एक्टिविटीज में असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज में बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर अब आपकी ड्यूटीज असाइन होती हैं। दैट मीन्स आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली हर एक इंडिविजुअल की यहाँ पर सेट कर दी जाती है। अब यहाँ पे भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, लाइक जो परचेज मैनेजर है उसको असाइन कर दी है टास्क ऑफ बेसिकली परचेजिंग द गुड्स, या फिर जो हमारा एडवर्टाइजिंग मैनेजर है उसको टास्क दे दिया है रिलेटेड टू द एडवर्टाइजिंग। तो इस तरीके से जो है असाइन कर दी जाती है ड्यूटीज टू ईच इंडिविजुअल्स। ओके, नेक्स्ट आता है लास्ट वन इज एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशंस। इसमें क्या होता है, देखिए जब दो या दो से ज्यादा जो लोग हैं वो काम करते हैं एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि जो इंटर रिलेशनशिप है ना उन दोनों के बीच में, उन जनों के बीच में, उन ह्यूमन रिसोर्स के बीच में जो भी इंटर रिलेशनशिप है उसको क्लियरली डिफाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, सो दैट एक एम्बिग्यूटी जो है ऑर्गेनाइजेशन में ना बनी रहे और डिसिप्लिन मेंटेन रहे ऑर्गेनाइजेशन में। हर एक जो ह्यूमन रिसोर्स है, हर एक जो ह्यूमन है एक इम्पॉर्टेंट है उसके लिए कि उसको पता होना चाहिए कि कौन उसका सुपीरियर है या सबॉर्डिनेट है, ये बिल्कुल चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जो परचेज मैनेजर है वो सुपीरियर रहेगा हर एक एम्प्लॉय का जो भी उसके डिपार्टमेंट में वर्क कर रहा है, तो
उन जन को, उन एम्प्लॉयज़ को पता रहेगा ना कि ये हैं हमारे जो सुपीरियर, इनसे हम ऑर्डर ले सकते हैं, ये हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इस तरह से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि क्लियरली डिफाइन हो जो भी सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप्स हैं, जो भी लाइन्स ऑफ अथॉरिटी हैं, वो क्लियरली डिफाइन होनी ज़रूरी है। तो ऑर्गेनाइजिंग का ये प्रोसेस है। This basically represents the establishment of intentional structure of roles for people in an enterprise. तो ये चीज़ बेसिकली क्या शो करती है? ऑब्वियसली ये चीज़ ये शो करती है कि एक इंटेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ रोल्स क्रिएट किया गया है फॉर द पीपल इन एन एंटरप्राइज। तो ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है? एक इंटेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ रोल्स क्रिएट किया जाता है। नाउ द थर्ड मैनेजरियल फंक्शन इज स्टाफिंग। देखिए, हमने सेकेंड मैनेजरियल फंक्शन में ऑर्गेनाइजिंग में क्या पढ़ा कि बेसिकली एक स्ट्रक्चर ऑफ रोल्स क्रिएट होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि वेरियस जो पोस्ट्स है ना वो क्रिएट की जाती है ताकि एक ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो जाए। पर अब इन पोस्ट्स को अलाइव कैसे लाया जाए, इन पोस्ट्स को एक्टिवेट कैसे किया जाए, ये क्वेश्चन आता है। तो ये किसके थ्रू होगा? ये वन एंड ओनली स्टाफिंग के थ्रू होगा। हम दूसरे शब्दों में, दूसरे वर्ड्स में क्या कह सकते हैं कि जितनी भी पोस्ट क्रिएट हुई है एक ऑर्गेनाइजेशन में वो सारी की सारी मीनिंगलेस हैं जब तक वो स्टाफ नहीं की जाएंगी, वो फिल नहीं की जाएंगी विद द कम्पेटेंट इंडिविजुअल्स। तो स्टाफिंग क्या करता है? स्टाफिंग भी यही करता है। स्टाफिंग रेफर्स टू फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड पोस्ट्स विद द पीपल। स्टाफिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कि रेफर करता है टू द फिलिंग एंड कीप फिल्ड पोस्ट्स विद द पीपल, एक राइट टाइम पे और विद राइट पर्सन, मतलब एक कम्पेटेंट पर्सन के साथ। अब थोड़ा सा और इंसाइट लेते हैं कि स्टाफिंग क्या है, तो उसके प्रोसेस पे चलते हैं। प्रोसेस में जो फर्स्ट पॉइंट है वो है एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। इसमें क्या होता है? देखिए, सबसे पहले ये फर्स्ट स्टेप रहता है, इसमें हम ये देखते हैं कि नीड फॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, मतलब कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ चाहिए, उनको एस्टिमेट किया जाता है। मैन पावर की रिक्वायरमेंट्स जो है उसको एस्टिमेट किया जाता है। और ये जो एस्टिमेशन होता है ये बेसिकली कुछ चीज़ों को दिमाग में रखकर, मद्देनजर रखते हुए किया जाता है, लाइक इंटरनल प्रमोशंस, रिटायरमेंट्स, रेजिग्नेशंस या डिसमिसल्स एक्सेट्रा। अब सेकंड जो आता है प्रोसेस का पार्ट, जो सेकंड स्टेप रहता है वो रहता है रिक्रूटमेंट। देखिए, रिक्रूटमेंट क्या होता है? रिक्रूटमेंट बेसिकली एक पॉजिटिव प्रोसेस है, और वो किस तरह से मैं आपको भी बताऊंगी। पहले हम ये पढ़ते हैं कि रिक्रूटमेंट एक्चुअली होता क्या है। तो देखिए, रिक्रूटमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सर्च किए जाते हैं कंपेटेंट एम्प्लॉयज़ को, और उनको स्टिमुलेट किया जाता है बेसिकली कि वो अप्लाई करें जॉब के लिए ऑर्गेनाइजेशन में। दैट मीन्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए जाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पीपल है वो सबमिट करें अपनी एप्लीकेशंस, सो दैट जो सिलेक्शन प्रोसेस है ना देयर ऑन वो इजी हो जाए। तो ये पॉजिटिव प्रोसेस इसी सेंस में है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं उनको स्टिमुलेट किया जाता है कि वो अप्लाई करें इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द जॉब। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास आता है सिलेक्शन। सिलेक्शन ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर बेसिकली जो क्वालिफिकेशंस होती हैं एप्लीकेंट्स की वो कंपेयर की जाती है विद क्वालिफिकेशंस जो रिक्वायर्ड है एक जॉब के लिए उससे, और जो भी एप्लीकेंट फुलफिल करता है एसेंशियल क्वालिफिकेशंस जो रिक्वायर है एक जॉब के लिए तो उसको सिलेक्ट कर लिया जाता है। तो बेसिकली जो सिलेक्शन है एक नेगेटिव प्रोसेस है क्योंकि यहाँ पर एफर्ट्स किए जाते हैं टू रिड्यूस द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स। जैसे रिक्रूटमेंट में एफर्ट्स किए जाते थे कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स को ज़्यादा किया जाए, बट सिलेक्शन में उससे उल्टा रहता है, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स को रिड्यूस किया जाता है बेसिकली। नाउ नेक्स्ट स्टेप जो है प्रोसेस का वो है प्लेसमेंट ऑफ मैन पावर। अब जब सिलेक्शन हो चुका है एक एम्प्लॉय का तो क्या होता है? प्लेसमेंट की जाती है उस एम्प्लॉय की। प्लेसमेंट का मतलब बेसिकली होता है ज्वाइन द पोस्ट फॉर विच ही एंड शी हैज़ बीन सिलेक्टेड। तो यहाँ पे बेसिकली पोस्ट की ज्वाइनिंग हो जाती है उस एम्प्लॉयज़ के थ्रू, उस एम्प्लॉय के बेसिकली थ्रू पोस्ट की ज्वाइनिंग हो जाती है जिसके लिए वो बेसिकली सिलेक्ट किया गया है। और यहाँ पे कुछ ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स भी चलते हैं जिससे कि उस एम्प्लॉय को फेमिलियर कराया जाता है सुपीरियर जो भी है उसके ऑर्गेनाइजेशन में, सबॉर्डिनेट जो है, अदर जो कलीग्स हैं, या फिर कंपनी के बारे में बताया जाता है, इंट्रोडक्शन दिया जाता है विद द कंपनी के रिगार्डिंग। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस रहता है उसके अंदर आता है ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड अप्रेजल। ट्रेनिंग में बेसिकली क्या होता है
ट्रेनिंग में डेवलप की जाती है एक पर्टिकुलर स्किल, उस एम्प्लॉय के अंदर एक पर्टिकुलर स्किल बेसिकली डेवलप की जाती है, जिस भी काम के लिए उसको उस ऑर्गेनाइजेशन में लाया गया है, सिलेक्ट किया गया है, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर स्किल इंकलकेट की जाती है ट्रेनिंग के अंदर, सो दैट वो अपने काम के साथ जस्टिस कर सके, उसको अपने जो वर्क है उसकी रिक्वायरमेंट्स का पता लग सके। वैसे ही अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट का मतलब होता है ओवरऑल ग्रोथ। एक एम्प्लॉय की जब हम ओवरऑल 360 ग्रोथ के बारे में बात करते हैं तो वो डेवलपमेंट के अंदर आता है। और डेवलपमेंट में बेसिकली जो फ्यूचर चैलेंजेस होते हैं उसके लिए एक एम्प्लॉय को तैयार किया जाता है। नेक्स्ट आता है अप्रेजल। अप्रेजल में बेसिकली क्या होता है, हर एक एम्प्लॉय की जो कैपेबिलिटी है वो बेसिकली जज की जाती है, और उनकी जो कैपेबिलिटी है जिस बेसिस पे उन्होंने अपनी एक्चुअल जो जॉब है, जो अपना एक्चुअल वर्क है उसको परफॉर्म किया है, उसको कंपेयर किया जाता है जो एक्चुअल वर्क उनको असाइन किया गया था उससे, एंड उसी के बेसिस पे फिर उनको प्रमोशन दिया जाता है टू द हायर पोस्ट। ओके, इसके बाद जो बात आती है वो आती है हमारे पास कंपनसेशन की। कंपनसेशन के अंदर बेसिकली क्या होता है, देखिए कंपनसेशन को अगर हम सीधे सीधे वर्ड्स में बोल तो कंपनसेशन एक प्राइस रहता है फॉर द जॉब जो पे किया जाता है एक एम्प्लॉय को। ये इंक्लूड करता है ऑल फॉर्म्स ऑफ पे एंड रिवॉर्ड्स जो कि एक एम्प्लॉय को दी जाती हैं। ये हमारी टू टाइप्स की हो सकती हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब देखिए डायरेक्ट के अंदर हमारे पास सारे डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट्स आती हैं लाइक वेजेस, सैलरीज, इंसेंटिव्स, कमीशंस एंड बोनसेस। और इनडायरेक्ट के अंदर अगर हम बात करें तो जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है उनको, मेडिकल फैसिलिटीज़, वैकेशंस, इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ जो फ्री ऑफ कॉस्ट उनको प्रोवाइड की जाती हैं, उसकी बात आती है। तो सीधा सीधा जो हमारा स्टाफिंग है उसका जो प्रोसेस है उसमें सबसे पहले मैन पावर को एस्टिमेट किया, फिर उनको रिक्रूट किया, सिलेक्ट किया, उनको प्लेस किया, फिर उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की, उनको अप्रेज किया, उसके बेसिस पे उनको प्रमोशन एंड कंपनसेशन ये सब चीज़ें हुई। सो ये था थर्ड मैनेजरियल फंक्शन विच इज स्टाफिंग। अब जो फोर्थ मैनेजरियल फंक्शन है वो है डायरेक्टिंग। देखिए हमने ये भी देख लिया कि जो पोस्ट है ऑर्गेनाइजेशन में वो क्रिएट हो चुकी हैं, उन पे जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उनकी भी फिलिंग हो चुकी है। तो अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है कि जो एंटायर ह्यूमन मशीनरी है एंटरप्राइज की वो मूव कैसे करेगी। तो इसका जो आंसर है वो है डायरेक्टिंग। वो डायरेक्टिंग के थ्रू करेगी, क्योंकि डायरेक्टिंग क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस देना, गाइड करना, कम्युनिकेट करना, इंस्पायर करना पीपल को इस तरीके से कि वो खुद ही मूव करें अपने काम के टूवर्ड्स, और फाइनली वो कंट्रीब्यूट करें जिससे कि जो ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन का वो अचीव हो। तो डायरेक्टिंग का सीधा सीधा मतलब क्या है कि इस तरीके से जो पीपल हैं उनको इंस्पायर करना, गाइड करना, मोटिवेट करना, कम्युनिकेट करना कि वो खुद ही विलिंगली वो स्ट्राइव करें एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। तो इसी वजह से जो मैनेजमेंट, जो डायरेक्टिंग है उसको बोला जाता है मैनेजमेंट इन एक्शन, क्योंकि वो एक्शन में लेकर आता है एक एंटायर ह्यूमन मशीनरी को। क्लियर। अब ये जो हमने वर्ड्स पढ़े ना, इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग, इंस्पायरिंग, इनको मैं इन मेन एक्टिविटीज के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगी। देखिए इसमें फर्स्ट आता है हमारे पास सुपरविजन। सुपरविजन क्या होता है, देखिए सुपरविजन दो वर्ड से बना है, फर्स्ट इज सुपर एंड सेकेंड वन इज विजन। सुपर का मतलब होता है बेस्ट और विजन का मतलब होता है व्यू। तो सुपरविजन का मतलब क्या हुआ, बेस्ट व्यू। तो मैनेजमेंट में सुपरविजन का मतलब होता है कि एक बेस्ट पॉसिबल व्यू मेंटेन करके रखना अपने सबॉर्डिनेट के काम पर, या फिर दूसरे वर्ड्स में हम बोल सकते हैं कि अपने जो सबॉर्डिनेट हैं उसके रूटीन वर्क को मॉनिटर करना, प्लस उनको गाइड करना प्रॉपर्ली ताकि वो अपने काम को अच्छे से कर पाए। तो सुपरविजन का मतलब आई थिंक क्लियर होगा। नेक्स्ट वन इज लीडरशिप। अब लीडरशिप का मतलब क्या होता है, देखिए लीडरशिप, जहां पे भी लीडरशिप आ जाए ना उसका सीधा एक मतलब होता है इन्फ्लुएंस करना दूसरों को। तो लीडरशिप का मतलब क्या है, इन्फ्लुएंसिंग अदर्स, और इस तरीके से इन्फ्लुएंस करना कि जो लीडर उनसे कराना चाहता है ना पीपल से, वो उनसे करा ले और विलिंगली करा ले। ऐसा नहीं कि उनको प्रेशराइज कर रहा है, विलिंगली उनसे करा ले, तो वो होती है लीडरशिप। तो लीडरशिप का मतलब होता क्या है, इन्फ्लुएंस करना दूसरों को। लीडरशिप ही है जो ट्रांसफॉर्म करता है जो पोटेंशियल है उसको रियलिटी के अंदर। थर्ड होता है मोटिवेशन। अब देखिए मोटिवेशन में क्या होता है, एक जो पर्सन है ना
उसकी जो एफिशिएंसी होती है वो डिपेंड करती है दो चीज़ों पर। पहले तो लेवल ऑफ एबिलिटी टू डू अ सर्टेन वर्क, उनकी एबिलिटी एक काम को करने की, और दूसरा विलिंगनेस टू डू वर्क, जो भी उनकी विलिंगनेस है काम को करने की। अब जो एबिलिटी की बात आती है वो तो किस चीज़ से पूरी होगी, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग से। बट जो सेकंड बात है विलिंगनेस की जो बात आती है वो किस चीज़ से फुलफिल होगी, मोटिवेशन से। तो मोटिवेशन का सीधा सीधा मतलब होता है स्टिमुलेट करना, एक्साइट करना, इंड्यूस करना पीपल को, सो दैट एक गोल ओरिएंटेड जो बिहेवियर है वो प्रोड्यूस हो सके। जो मोटिवेशन है, अब देखिए जो पूरली मोटिवेटेड पीपल होते हैं ना वो बेसिकली नलीफाई कर देते हैं साउंडेस्ट ऑर्गेनाइजेशन को भी। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो ह्यूमन रिसोर्स है ऑर्गेनाइजेशन का वो फुली पंप्ड रहे और फुली मोटिवेटेड रहे। नेक्स्ट जो हमारे पास एक्टिविटी आती है और जो लास्ट एक्टिविटी होती है वो होती है कम्युनिकेशन। तो देखिए कम्युनिकेशन जो है वो लेटिन वर्ड से आया कम्युनिस, जिसका मतलब रहता है कॉमन। तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, इट रेफर्स टू एन आर्ट, एक ऐसी आर्ट है ये ट्रांसफर करने की फैक्ट्स, आइडियाज, फीलिंग्स एक्सेट्रा एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, और उनको वही चीज़ें अंडरस्टैंड कराना। ठीक है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है, उनको वही चीज़ें अंडरस्टैंड कराना। तो जो कम्युनिकेशन है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का। इसी के थ्रू अगर कम्युनिकेशन परफेक्ट होगा, बिल्कुल सही मैनर में होगा, तो इससे क्या होगा, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एक पीस मेंटेन रहेगा, एक डिसिप्लिन जो है वो मेंटेन रहेगा। So this is all about the fourth managerial function, that is directing. Last managerial function is controlling. देखिए अब कंट्रोलिंग क्या होता है, कंट्रोलिंग रेफर्स टू ब्रिंगिंग द एक्चुअल रिजल्ट्स क्लोजर टू द डिजायर्ड रिजल्ट्स। तो मतलब जो आपने डिजायर कर रखा है कि ये रिजल्ट्स होने चाहिए, तो उनके पास लेकर आता है आपके एक्चुअल रिजल्ट्स को कौन, कंट्रोलिंग। और कंट्रोलिंग या फिर आप बोल सकते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस है जो इंश्योर करता है कि जो आपके एक्चुअल प्रोग्रेस है वो आपके ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग हो, दैट मीन्स आपके इजीली जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हो जाए। चलिए इसका प्रोसेस पढ़ते हैं ताकि आपको थोड़ा सा और पता लग सके कि कंट्रोलिंग क्या होती है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है प्रोसेस का, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। देखिए स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, स्टैंडर्ड्स बेसिकली क्राइटेरिया होते हैं जिसके बेसिस पे जो आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको मेजर किया जाता है। तो हम एक तरह से बोल सकते हैं कि स्टैंडर्ड्स क्या है, जो इंडिविजुअल को, डिपार्टमेंट्स को बताते हैं कि आपका ये डेस्टिनेशन पॉइंट है। तो फर्स्ट स्टेप रहता है कि उन स्टैंडर्ड्स को सेट करना। अब ये जो स्टैंडर्ड्स हैं वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों हो सकते हैं। क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स का मतलब होता है जिन स्टैंडर्ड्स को आप शो कर सकते हैं फिगर्स के अंदर। लाइक हम बोल सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ 10 यूनिट्स बाय अ लेबरर इन अ डे, कि एक लेबर को 10 यूनिट्स प्रोडक्शन करना है एक दिन में। क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स वेयरएज कौन से होते हैं, जिनको आप फिगर्स में शो नहीं कर सकते हैं, लाइक इंक्रीजिंग द मोरल ऑफ द एम्प्लॉय। क्लियर। सो फर्स्ट प्रोसेस का पार्ट रहेगा, स्टेप रहेगा सेटिंग अप ऑफ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट आपके पास आता है मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। नेक्स्ट स्टेप में हम मेजर करते हैं बेसिकली कि एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या हुई है। अब देखिए एक्चुअल परफॉर्मेंस इसलिए मेजर की जाती है ताकि जो मैनेजर है उसको पता लग सके कि वेदर जो काम हुआ है वो अकॉर्डिंग टू प्लान हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो मेजरमेंट करना एक्चुअल परफॉर्मेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसके बाद कंपैरिजन किया जाता है एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के बीच में। ये कंपैरिजन इसलिए किया जाता है ताकि जो डेविएशन है, जो गैप है, वो फाइंड आउट किए जा सकें। अब ये जो डेविएशन है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव किस सेंस में, कि आपका जो स्टैंडर्डाइज प्रोडक्शन है, मान लीजिए आपने सोचा है कि 10 यूनिट्स पर डे लेबर को प्रोड्यूस करना है, बट उसने 80 यूनिट प्रोड्यूस किया, तो -2 का क्या हो गया, डेविएशन हो गया नेगेटिव। बट वहीं पर 12 प्रोडक्शन कर देता है एक लेबर, तो वहाँ पे +2 हो गया डेविएशन, तो वो क्या हो गया, एक पॉजिटिव डेविएशन। तो कंपैरिजन किया जाता है थर्ड स्टेप में एक्चुअल परफॉर्मेंस को और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को, डेविएशंस को फाइंड आउट किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप में ये देखा जाता है, ये एनालाइज किया जाता है कि डेविएशंस कैसी हैं। देखिए थर्ड स्टेप में आपको डेविएशंस के बारे में पता लग गया। अब इस स्टेप में आप ये देखेंगे कि वो डेविएशंस किस तरीके की हैं, क्या वो डेविएशंस एक्सेप्टेबल है, क्या फिर ये डेविएशंस इसलिए हुए कि जो हमारे स्टैंडर्ड्स है वो बहुत हाई सेट थे। तो इस तरीके से यहाँ पर बेसिकली कॉजेज देखे जाएंगे कि जो डेविएशंस हुई हैं वो क्यों हुई हैं।
इसके बाद लास्ट स्टेप में आता है टेकिंग करेक्टिव एक्शन। लास्ट स्टेप में अब एक्शंस लिए जाते हैं। इसमें क्या होता है बेसिकली, देखिए अब आपको पता लग गया है कि डेविएशंस क्या है, कॉजेस क्या है, तो अब ये ऐसा टाइम है जहाँ पे आपको उन डेविएशंस को, उन हर्डल्स को बेसिकली रिमूव करना है और अपने जो एक्चुअल काम है, जो एक्चुअल वर्क है, उसको प्रोग्रेस में लेके आना है। तो यहाँ पर क्या है, करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं। अब आप एक एग्जाम्पल के साथ देख सकते हैं। मान लीजिए आपको ये पता लगा कि डेविएशन होने का एक ये कारण है कि डिफेक्टिव मशीनरी है, तो आप मशीनरी को रिपेयर करा दीजिए या फिर इसको चेंज करा दीजिए। या फिर आपका डिफेक्टिव प्रोसेस है, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग प्रोसेस में कुछ चेंजेस कर सकते हैं जिससे कि डेविएशंस आगे ना हो। तो ये जो था, ये प्रोसेस था कंट्रोलिंग का। तो यहाँ पर हमने 5 फंक्शंस, जो मैनेजरियल फंक्शंस है, उनको हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है। अब यहाँ पर आपको खुद को इवैल्यूएट करना है कि कितना कंसेप्ट आप रिमेंबर कर पाए हैं, कितना आपको समझ आया है। तो एक शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 लॉन्ग क्वेश्चंस है। ये जो लॉन्ग क्वेश्चंस है वो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन पर्पस के लिए है। तो जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसका आंसर कमेंट कीजिए। दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक। आई थिंक आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। थैंक यू। टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड अगर आपको कोई भी स्पेसिफिक वीडियो लेक्चर चाहिए किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे, तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।